नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 18 दिसंबर 2025 के स्पोर्टिंग फंड करंट अफेयर्स को सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में पीएमओ को मिला इथियोपिया का हाईएस्ट ऑनर, फीफा अवार्ड्स, एशिया पावर इंडेक्स और मेजर नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स भी देखेंगे। नमस्कार, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस खास विश्लेषण में जो आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है। आज है 18 दिसंबर 2025 और हम उन सभी जरूरी घटनाओं पर बात करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हैं। तो आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं? हम देखेंगे कुछ बड़े अवार्ड्स, जरूरी रिपोर्ट्स, डिफेंस और इंटरनेशनल न्यूज, कुछ खास ऑपरेशंस और समिट्स और अंत में कुछ और भी महत्वपूर्ण घटनाएं। हमने सब कुछ बड़े ही व्यवस्थित तरीके से रखा है ताकि आपको समझने और याद रखने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है अवार्ड्स एंड ओनर्स का। जैसा कि हम जानते हैं, एग्जाम्स में इस सेक्शन से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो इस पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि वो इथियोपिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं और ये सम्मान पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर भी। आपको बता दूं, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 28वां टॉप फॉरेन ऑनर है। तो चलिए इसी बहाने 2025 में उन्हें मिले दूसरे बड़े अवार्ड्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जुलाई में उन्हें नामीबिया से ऑर्डर ऑफ द वेलविशिया मिला। इसके अलावा ब्राजील का ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, त्रिनिदाद और टोबैगो का ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, घाना का ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड और श्रीलंका का मित्र विभूषण सम्मान भी शामिल है। ये पूरी लिस्ट एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब जरा फुटबॉल की दुनिया में चलते हैं। फीफा ने 2025 के बेस्ट प्लेयर्स के नाम अनाउंस कर दिए हैं। मेंस कैटेगरी में फ्रांस के उस्मान डेम्बेले को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है और विमेंस कैटेगरी में स्पेन की एटाना बोनमाती ने यह खिताब जीता है और ये उनकी लगातार तीसरी जीत है। अब देखिए, यहाँ एक मजेदार बात क्या है कि इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने इस साल बैलन डियोर अवार्ड भी जीता था। तो मतलब एक ही जानकारी से आपके 2 सवाल तैयार हो गए। अच्छा, फीफा की बात हो ही रही है तो कुछ स्टैटिक जीके के फैक्ट्स भी देख लेते हैं। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है और इसके करंट प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। और अगर हम भारत में फुटबॉल से जुड़ी कुछ बड़ी ट्रॉफियों की बात करें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और डूरंट कप, ये सभी फुटबॉल से ही संबंधित हैं। चलिए अवार्ड से आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं कुछ जरूरी रिपोर्ट्स और इंडेक्स पर। ये भी एक ऐसा एरिया है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खूब बनते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, 3। सोचिए जरा, ये नंबर क्या हो सकता है? ये नंबर हाल ही में आई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स में भारत की पोजीशन को दिखाता है। जी हाँ, ये है 2025 के एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक। ये इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया का लोवी इंस्टीट्यूट जारी करता है और ये एशिया के सबसे पावरफुल देशों को रैंक करता है और भारत ने इस साल इसमें तीसरी पोजीशन हासिल की है। इस इंडेक्स में टॉप 3 देश हैं। नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 2 पर चीन और नंबर 3 पर हमारा देश भारत। अब यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है कि अमेरिका तो एशिया का देश नहीं है, फिर वो लिस्ट में टॉप पर क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इंडेक्स उन सभी देशों को शामिल करता है जिनका एशिया पैसिफिक रीजन में अच्छा खासा प्रभाव है और भारत का तीसरा स्थान इस क्षेत्र में उसके बढ़ते दबदबे को साफ दिखाता है। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी इंडेक्स का रिवीजन कर लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 130 और इसमें टॉप पर है आइसलैंड। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत 102वें नंबर पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2016 में भारत 23वें स्थान पर है। इसमें डेनमार्क चौथे पर है क्योंकि पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर है और यहाँ भी आइसलैंड ही टॉप पर है। रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71वें नंबर पर है और स्वीडन इसमें सबसे आगे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 115 है और सबसे शांत देश है आइसलैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99वें स्थान पर है और फिनलैंड इसमें टॉप पर है। आखिर में ग्लोबल AICT इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर है और भारतीय शहरों में बेंगलुरु 26वें स्थान पर है।
अब हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एक्सरसाइज और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स की। हाल ही में एकता अभ्यास का 8वां एडिशन हुआ है। ये भारत और मालदीव के बीच एक नेवल एक्सरसाइज है जो नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन में हुई। इसका मेन मकसद दोनों देशों की नेवी के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को और बेहतर बनाना है। अब जब हम मालदीव की बात कर रहे हैं तो कुछ और बातें भी जान लेते हैं। हम मालदीव के साथ एक्यूवेरियन नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। इसके अलावा दोस्ती नाम की एक कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज भी है जिसमें भारत और मालदीव के साथ श्रीलंका भी शामिल होता है। और हाँ, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर याद रखिएगा कि 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। डिफेंस सेक्टर से एक और बड़ी खबर आ रही है। इंडियन नेवी ने अपनी दूसरी MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को कमीशन कर लिया है। इसका नाम है INAS 335 ऑस्प्रे। तो चलिए INAS 335 ऑस्प्रे के बारे में कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। इस स्क्वाड्रन को गोवा के नेवल एयर स्टेशन INS हंसा में कमीशन किया गया है। इसका मेन काम इंडियन ओशन रीजन में भारत की समुद्री निगरानी को और मजबूत करना है। एक और जरूरी बात, इसकी पहली स्क्वाड्रन कोच्चि, केरला में कमीशन की गई थी। हमारा अगला सेक्शन है कुछ इम्पोर्टेंट सरकारी ऑपरेशंस, नए इनिशिएटिव्स और इंटरनेशनल समिट्स पर। इंटरपोल ने हाल ही में ऑपरेशन थंडर चलाया। ये वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग यानी वन्य जीवों की तस्करी के खिलाफ एक बहुत बड़ा ग्लोबल ऑपरेशन था। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर चलाए गए इस ऑपरेशन में 134 देशों में लगभग 3000 जानवरों को तस्करों से बचाया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और हाँ, इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में है। चलिए इसी के साथ 2025 में भारत के कुछ और जरूरी ऑपरेशंस का भी रिवीजन कर लेते हैं। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में साइक्लोन के बाद एक रेस्क्यू मिशन था। ऑपरेशन सिंधु ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारतीयों को वहां से निकालने के लिए था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप के बाद रेस्क्यू के लिए था। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंपों को नस्तनाबूद किया गया था। अब बात करते हैं एक नई सरकारी पहल की जिसका नाम है चौपाल कार्यक्रम। इसे कपड़ा मंत्रालय ने शुरू किया है जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इसका मकसद है हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट कारीगरों को एम्पावर करना। इसके तहत देश के 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में परमानेंट चौपाल बनाए जाएंगे जहां कारीगरों को स्किल डेवलपमेंट और मार्केट तक डायरेक्ट पहुंच दी जाएगी जिससे उनकी इनकम बढ़े। हाल ही में 11वां UN अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस यानी UNAOC फोरम सऊदी अरब के रियाद में हुआ। इस साल की थीम थी UNAOC मानवता के लिए संवाद के 2 दशक। इसका मकसद डायलॉग और आपसी सम्मान के जरिए कट्टरपंथ का मुकाबला करना है और भारत ने इस मंच पर अपने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जोर दिया, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। और अब आते हैं हम अपने आज के विश्लेषण के आखिरी सेक्शन पर, जिसमें हम कुछ और विविध लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं और दिनों को कवर करेंगे। तो 18 दिसंबर का दिन 2 वजहों से खास है। पहला है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, जिसे UN ने साल 2000 में शुरू किया था। 2025 के लिए इसकी थीम है मेरी महान कहानी, संस्कृतियां और विकास। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन है भारत में मनाया जाने वाला माइनॉरिटीज राइट्स डे यानी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। एजुकेशन के फील्ड से एक बहुत ही बढ़िया और रिकॉर्ड बनाने वाली खबर है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ISO सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला स्टेट एजुकेशन बोर्ड बन गया है। ये सर्टिफिकेशन उन्हें क्लास 10वीं और 12th के रिजल्ट को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से अनाउंस करने के लिए मिला है। आपको बता दूं कि ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और ये क्वालिटी के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है। तो ये थे आज के कुछ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉलेज को सक्सेस में बदलने की सबसे बड़ी चाबी है लगातार रिवीजन। तो जो भी आज हमने डिस्कस किया उसे दोहराते रहिएगा। अपनी तैयारी जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका फीडबैक कमेंट्स में बताइए।